हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बता रखा है कि अभी हुमायूं, बाबर, हुमायूं और आज अकबर की बारी है। तो आज अकबर को एक ही क्लास में समाप्त करने का प्रयास करेंगे और अकबर से 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न बने यूपी पीसीएस आरओ से संबंधित सारे फैक्ट या यू कहे सारे तथ्य आपके इसी पर इंक्लूड है। तो ये जो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया जा रहा है, तो ये रिवीजन के तौर पर आपको बहुत ही बेहतरीन कार्य करने वाला है। जिनके पास ये सोर्स नहीं उपलब्ध है उनके लिए तो वास्तव में ये रामबाण साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ऐन मौके पर आप रिवीजन ही करना चाहते हैं तो आप उस रिवीजन के लिए इन सारे वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे अकबर के बारे में। किसके बारे में? अकबर महान क्यों था और कैसे हुआ। तो आइए बात करते हैं अकबर के बारे में। तो अकबर कौन था? तो हुमायूं का पुत्र था। किसका? हुमायूं का पुत्र हुआ करता था, है ना। हुमायूं का पुत्र था। हुआ क्या करता था? क्योंकि इन लोगों की कई रानियां हुआ करती थी ना, 16-16 हजार रानियां हो जाती थी। ठीक है, अब सोचिएगा, इनको खुद ही नहीं पता रहता था कि हमने किस रानी को कहां पर विजिट किया है, कहां पर विजय प्राप्त करके वहां की सारी लेडीजों को अपनी रानी ही बना लेते थे ना। तो इनको खुद ही नहीं पता होता था, उनके बगल से निकल जाए कि ये हमारी रानी है कि नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आइए, वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, ऐसे प्रश्न पूछे गए। आपके 4 ऑप्शन रहे होंगे और उसमें आया है, कहा गया कौन सा? आप कहेंगे कला नौर था। ठीक है ना, यही इसी को कभी कभी काला नौर भी कह दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कला नौर था, जहां पर अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया और हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, कहा गया हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। किसको? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। क्या ला पाए थे राणा प्रताप को अपने अधीन? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताएं, क्या राणा प्रताप इनके अधीन आ पाए थे कि नहीं आ पाए थे अकबर के? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1576 ईस्वी में हुआ था, पूछा जाता है। ठीक है, कहा गया हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान थे। पूछे गए ये सारे हर एक पॉइंट आपको पूछा गया है। रिवीजन के तौर पर आप इसे फटाफट रिवीजन करें और यहां से कुछ तथ्य आप अपने लिए उठाएं और कुछ तथ्यों को आप नोट भी करें। ठीक है, कहा गया अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया हुआ था, तो कछुआओं से। किससे? कछुआओं से। सर्वप्रथम राजपूत, यहां पर लिखा है राजपूतों के। ठीक है, कहा गया चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु तो अधिक जाया करते थे, वो जाने जाते हैं। तो आप कहेंगे मुइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, चिश्ती संत की दरगाह जहां थी, तो कौन थे? दर्शन हेतु तो अधिक जाया करते थे, अक्सर जाया करते थे इनसे मिलने के लिए ना। तो कौन थे? तो मुइनुद्दीन चिश्ती थे। कहा गया अदम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से हुआ जिसे अकबर ने स्वयं मारा था। तो कौन था? अदम खां था। अदम खां था, बैरम खां नहीं, अदम खां था। इन्होंने क्या किया था? इसे स्वयं मारा था ना। चलिएगा, कहा गया राजपुताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, मेवाड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, मारवाड़ के राव चंद्र सेन जी। कौन थे? मारवाड़ के राव चंद्र सेन जी थे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली पहली दुर्गावती रानी थी। तो कहा गया मंडला अथवा गोंडवाना की। कहां की थी? मंडला अथवा गोंडवाना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया अबुल फजल की मृत्यु हुई तो शहजादा सलीम के कारण। किसके? शहजादा सलीम अली के कारण। सलीम के कारण, अली नहीं है भाई, है ना। कहा गया अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य हैं। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रीय सम्राट, तो कहा गया प्रशासकीय एकता, कानूनों की एक रूपता, संस्कृति एकता का प्रयत्न और उसकी धार्मिक नीति, इन सबको मिलाकर कोई अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक मिली थी। ठीक है, कहा गया अकबर की लोकप्रियता के कारण थे
मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार, बहुत कार्य करता था, बहुत अच्छा व्यक्ति था अकबर ना। जैसे कि इनकी छवि प्रस्तुत की गई है, तो वैसे तो ये बहुत अच्छे इंसान दिखते थे ना, बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे। चलिए, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, वो आपके अकबर ही थे। किसने थे? अकबर थे। कहा गया बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको कहा गया प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, तो अकबर है ना, बिल्कुल निरंकुश नहीं था, ठीक है, प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है इनको, ठीक है। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पहली क्या हो, बांधता हो गई हो, तो अकबर ने, ठीक है। तो जब पहली की मृत्यु हो जाए या कुछ समस्या हो जाए तभी आप दूसरा विवाह कर सकते थे। अकबर के बारे में सत्य कथन कौन से हैं? अकबर ने लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी गई थी। देखो, अकबर भी उतने समय का पढ़ा लिखा व्यक्ति था, है ना, पढ़ा लिखा नहीं था, कहाँ था, अनपढ़ था अकबर, लेकिन अब पढ़े लिखे जैसे कार्य करता था, है ना, पढ़े लिखों से ज्यादा अच्छे कार्य करके चला गया अकबर, है ना, इसलिए उसे अकबर महान कहा जाता है, ठीक है ना। तो देखो, अच्छे अच्छे आज भी इस बात को लागू नहीं करते हैं कि अभिभावक मतलब आपने माता पिता के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से भी विवाह करने की स्वतंत्रता दी गई थी, ठीक है ना, याद रखना। कहा गया अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए जाना जाता है। आगे कहा गया है अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तो सैनिक विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो मीर बख्शी हुआ करता था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। किस पर? मनसबदारी। ये सारे प्रश्न आपके पूछे गए अकबर से संबंधित, याद रखना। कहा गया मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो कहा गया स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। किससे? स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो आप कहेंगे मुजफ्फर खां थे। कौन थे? मुजफ्फर खां थे। कहा गया अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया हुआ उधार ली गई थी तो मंगोलियों में। किससे? मंगोलियों में प्रचलित प्रणाली से, ठीक है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। कितने? 20 घोड़ों का। पूछे गए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। कहा गया जफ्ती, दहशाला, नशक तथा कहा गया कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था तो उसे दहशाला कहा जाता था। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहशाला पद्धति निर्मित की गई थी तो टोडरमल के द्वारा। किसके? टोडरमल के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। जब्ती प्रणाली उपज थी तो अकबर की। किसकी? जब्ती प्रणाली। तो जब्ती प्रणाली जो थी ये किसकी उपज थी? अकबर की। कहा गया भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर के मध्य कहा गया नेतृत्व की कड़ी का था तो टोडरमल था। कौन था? टोडरमल थे, ठीक है ना। कहा गया अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया तो 1582। खूब पूछा गया है दीन ए इलाही कब प्रारंभ हुई? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में अकबर ने स्टार्ट की थी इसको, ठीक है, याद रखिएगा। और शेर शाह एवं अकबर के मध्य कहा गया नेतृत्व कड़ी कौन था? तो आपके टोडरमल जी थे। वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा तो आप कहेंगे मोहसिन फानी ने। मोहसिन फानी ने, इंपॉर्टेंट है। इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। तो फतेहपुर सीकरी का जो आपका इबादत खाना था उसमें विभिन्न धर्मों के आते थे लोग, ठीक है ना। देखो बताया गया फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे कहा गया शान फतेहपुर कहा जाता है तो जामा मस्जिद को। किसको? जामा मस्जिद को। इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण महल, पंच महल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है तो अकबरी महल आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं है, बाकी सब फतेहपुर में है, ठीक है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा
भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है तो हुमायूं का मकबरा। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। कहा गया सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुलह कुल, अकबर ने, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यह सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी राजनीतिक उदारता के कारण। राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था तो अकबर था। तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था किसके कारण? तो कौन मुगल बादशाह था उतने समय? तो अकबर था। अकबर ने कहा कहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बना हुआ है। कहा गया जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे तो अकबर था। भाई शिक्षा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन शिक्षा पर कार्य करता था, बड़ी बात थी। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है तो फतेहपुर सीकरी। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन सत्य है। यह कथन किसका है? तो विलियम फिंच का है। किसने कहा था ऐसी बात? कहा था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका है? तो विलियम फिंच का है। कहा गया अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है तो पंचमहल का। किसका? पंचमहल का। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। आगरा में जहांगीर महल है। अकबर का मकबरा जहां है उससे जस्ट थोड़ा सा इतर है। मैं गई हूं इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। कहा गया दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था तो दिल्ली का लाल किला नहीं हुआ था तब, ठीक है। कहा गया बादशाह, ये बादशाह ये उनके मकबरा हैं। तो बाबर का मकबरा जो 1526 से लेकर 30 तक शासन के काबुल में है। कहा गया अकबर का मकबरा सिकंदरा, आगरा के सिकंदरा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जहांगीर का मकबरा आपका कहाँ है? लाहौर में है। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक शासन किए थे, ठीक है। कब तक? 1556 से लेकर 1605। शाहजहां का मकबरा कहां पर है? तो शाहजहां का मकबरा भी आगरा में है, ठीक है ना। कहा गया औरंगजेब का मकबरा कहां है? तो औरंगाबाद, महाराष्ट्र। औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में वो थे तो फैजी थे। कौन थे? फैजी के, ठीक है। कहा गया अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल, कहा गया निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। महाभारत के, कहा गया महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? रज्मनामा था। क्या था? रज्मनामा था। कहा गया वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल कादिर बदायूनी ने। किसका किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। आगे कहा गया मोहम्मद हुसैन मुकम्मल खां, कहा गया अब्दुस्मद वीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो मोहम्मद हुसैन को दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहम्मद हुसैन को उन्होंने जरी कलम की उपाधि धारण करवाई थी या दी थी। कहा गया जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वो हरि विजय सूरी थे। कौन थे? हरि विजय सूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासन काल में थे और अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक भी रहे थे, ठीक है। कहा गया अबुल हसन दसवंत और किशन दास एवं उस्ताद मंसूर में वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था तो दसवंत माने जाते हैं इनके मुगल काल के, ठीक है। अकबर के समय का प्रसिद्ध अकबर तो दसवंत माने जाते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। इंपॉर्टेंट है, याद करके रखना। कहा गया भारत का वह शासक जिसके शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ अकबर थे उतने समय। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया
तो अबुल फजल ने किया था। इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारतीय लेखक थे, ठीक है ना। कहा गया अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था, तो राल्फ फिंच थे। कौन थे, राल्फ फिंच थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। तो कहा गया जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, कहा गया महजर पर हस्ताक्षर, दीन ए इलाही की स्थापना करवाए थे अकबर ने। कहा गया अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 ईस्वी में। कब, 1576। ये थे आपके अकबर से पूछे गए अभी तक के जितने भी यूपीपीसीएस में आरओ में प्रश्न पूछे गए, ये यहीं से हैं। बस अभी तक इतने ही पूछे गए। अब इससे इतर जितने भी आएंगे, तो इसलिए आप अकबर को एकदम शानदार तरीके से पढ़ें। अब इससे आप पहले इसको रिवीजन करें, यहाँ पर पकड़ बनाएं कि अकबर से क्या क्या पूछा गया है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है यहीं से पूछी जा सकती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं अकबर ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अकबर के बारे में इतनी चीजें हैं। बहुत सी चीजें तो इन्हीं में से आपको नहीं पता होंगी कि अकबर को ये कहा गया था, या अकबर के शासनकाल में पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था आया था। तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि राल्फ फिंच आया था, तो याद कर लो, है ना। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा कि मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था अबुल फजल था। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। अगर पता है तो आप रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देखें। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन पर इसके आगे वाले पार्ट को लेकर, और इसी तरह आपके मुगल सम्राटों को एक एक करके कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।